अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? होपफुली आप सारे बच्चे खैर खैरियत से होंगे और अपनी बेहतरीन एफ़र्ट्स कर रहे होंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ ऑनलाइन पढ़ने के लिए तो बेहतरीन एफ़र्ट्स ही करेंगे तो पढ़ा जाएगा। क्लास में ये होता है कि आप ज़रा चलें अपनी 70% 80% फोकस पे भी आप अगर काम कर रहे हैं, कंसंट्रेशन लेवल 80% भी है तो चल जाता है। लेकिन यहाँ तो 101% होगा तो बात बनेगी, बिकॉज इंटरेक्टिव नहीं होती चीज़ें उस तरह से, हम इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते उस तरह से आपसे, या आप बल्कि नहीं कर रहे होते हैं हमसे, हम तो कर ही रहे होते हैं। तो मुश्किल हो जाता है चीज़ों को मतलब मेंटेन करना, उनको अपने कंसंट्रेशन को, अपने फोकस को फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम सस्टेन करना, इट बिकम्स अ बिट टफ। सो मुश्किल तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ वी हैव नो अदर चॉइस, हमारे पास और ऑप्शन नहीं है। सो टिल देन कि कोई और ऑप्शन डेवलप नहीं होती, हम इसी पे ही कंसंट्रेट करेंगे। अल्लाह करे कि हमारे इदारे बहुत जल्दी से अच्छे से खुल जाएँ दोबारा से और हम फिर सब इकट्ठे हो के अपनी गपशप कर सकें। ऑब्वियसली जब यहाँ आते हैं तो रिकॉर्डिंग्स वगैरह के लिए तो उन क्लासेस से गुज़र होता है जहाँ आप बच्चों के साथ मतलब एक बड़ी अच्छी मेमोरी जनरेट की होती, तो उन क्लासेस को देख के ऑब्वियसली वी फील सैड, हमें वो बल्कि मिस कर रहे होते हैं कि यार ये बच्चा यहाँ बैठता होता था, ये बच्चा यहाँ बैठता होता था। और पढ़ाते हुए भी सम टाइम आप फील करते हैं कि वो कमी है कि आप पढ़ाते पढ़ाते किसी से कोई इंटरेक्शन करना, किसी को कुछ डांट देना, किसी को कुछ बात कर देनी, कोई किसी बच्चे ने कोई शरारत कर देनी, तो वो सारी चीज़ें हम भी मिस करते हैं, सिर्फ आप ही मिस नहीं करते। बहरहाल अभी तो हमने यही करना है जो हम कह रहे हैं। चैप्टर 10 ही कंटिन्यू करेंगे हम। कल वाला जो पोर्शन था उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा सच इम्पॉर्टेंट नहीं था, तो इसलिए हमने कल कोई क्वेश्चन किया भी नहीं था उसका। आज आप देखते हैं अगला हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज इंशाल्लाह इसको वाइंड अप करेंगे। एंड देन द फ्रेंजीड एडवर्डियन डेकेड। फ्रेंजीड कहते हैं मैड, क्रेजी, इसको एसेंट्रिक भी कह सकते हैं। इसको एसेंट्रिक आपकी वोकैबुलरी का वर्ड भी है, तो एसेंट्रिक भी इसको कहा जा सकता है। एंड देन द फ्रेंजीड एडवर्डियन डेकेड। अब ये जो एडवर्डियन डेकेड है, मैं इधर लिख देता हूं, ये वही एडवर्डियन डेकेड है जिसके बारे में अगर आप पिछले पेज पे आए, ठीक है, तो किंग एडवर्ड द 7th डाइड दिस मॉर्निंग, जिसकी अनाउंसमेंट रॉल्स्टन ने की थी ना, ये उसकी बात हो रही है। किंग एडवर्ड द 7th, ये उसके दौरे हुकूमत की बात हो रही है। 1901 से 1910 तक इसका ये दौर रहा था। और ये फ्रेंजीड इसको क्यों कह रहे हैं, अहमकाना क्यों कह रहे हैं, क्रेजी इसको क्यों कह रहे हैं, उसकी भी वजह आगे अगली लाइन में मैं बताता हूँ आपको। एंड देन दैट फ्रेंजीड एडवर्डियन डेकेड, और फिर एडवर्ड का वो अहमकाना दौर, लाइक एन इलेक्ट्रिक लैम्प, बिल्कुल उस बरकी कुमकुमे की तरह, दैट गोज ब्राइटर एंड वाइटर जस्ट बिफोर इट बर्न्स इटसेल्फ आउट, जो कि बुझने से पहले बहुत ज़्यादा रोशन भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा उसकी लौ बहुत फड़फड़ाती है। अब हुआ क्या था, एडवर्ड से पहले मैंने आपको बताया क्वीन विक्टोरिया थी, जिसकी हम कल बात कर रहे थे, उसकी डायमंड जुबली की। तो क्वीन विक्टोरिया फ्यूडलिज्म की एक कह लें कि बिल्कुल आखिरी निशानी थी, आखिरी टाइम पे वो थी। उसके बाद एडवर्डियन डेकेड जब शुरू हुआ, किंग एडवर्ड द 7th आया उसके बाद, क्वीन विक्टोरिया के बाद, तो इसने और ज़्यादा कोशिश की अथॉरिटेटिव रूल को इस्टेब्लिश करने की, अथॉरिटेटिव अंदाज़ अपनाने की, कि किसी तरीके से मैं अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश कर लूँ,
क्योंकि जब आप देखते हैं ना, ये फिनोमेना है ताकत का, कि जब आपके हाथ से ताकत आपको फिसलती महसूस होती है ना, आप फील करते हैं कि ये ताकत मेरे हाथ से जा रही है, तो आप क्या करते हैं, आप फिर उस ताकत को रीगेन करने के लिए हर तरह का जुल्म, जबर, प्रेशर, क्रुएलिटी, वो उसको करते हैं कि प्रैक्टिस करते हैं, सो दैट कि आपकी वो जो पावर है, वो जो ताकत है, इक़्तिदार है, उसको किसी तरह से सहारा दिया जा सके। तो एडवर्ड द सेवंथ ने भी एग्जैक्टली यही किया कि उसने हर वो हरबा अपनाया जो उसके ख्याल में उसके डोलते हुए, डूबते हुए इक़्तिदार को सहारा दे सकता था। इसीलिए उसको वो क्या कह रहे हैं, फ्रेंजीड एडवर्डियन डेकेड, कि ये दौर जो है ये बड़ा ही अहम का ना, बड़ी अजीबोगरीब किस्म का दौर था। अगला ये जो पैसेज की 2-3 लाइन्स हैं, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त हैं, और यहाँ पर आपको अंदाज़ा होगा कि एक आम ऑर्डिनरी मीडियोकर नावल निगार में और एक बहुत बड़े नावल निगार में क्या फ़र्क होता है। बड़ा नावल निगार क्या होता है, मैंने आपको इसके स्टार्ट में बिल्कुल बताया था जब हम इंट्रो इसका कर रहे थे। बड़ा नावल निगार वो होता है जो सिर्फ अपनी ज़ात बयान नहीं करता, बल्कि अपना पूरा अहद, अपना पूरा एरा, अपना पूरा दौर बयान करता है। कहा यह जाता है कि अच्छा नावल निगार, अच्छा लिटरेरी पर्सन वो है कि अगर उसके दौर की सारी हिस्ट्री मिट भी जाए तो आप उसके आर्ट वर्क से, उसके लिटरेरी वर्क से उस सारी हिस्ट्री को एवेल्युएट कर सकें, उसका पता चला सकें। वो बड़ा नावल निगार होता है। अब देखिएगा कि वो किस तरह उसने पहले क्वीन विक्टोरिया का तस्करा किया है, एडवर्डियन डेकेड का तस्करा किया है। अब देखिएगा उस दौर के जितने इवेंट्स हैं ना, 2-3 लाइंस में आपको सम अप कर देगा। स्ट्राइक्स एंड लॉक्स आउट, तालेबंदियां और हड़तालें। अब ये क्या हो रही थी, मैं इधर लिखता जाता हूं। लॉकआउट्स क्यों हो रहे थे, इसलिए कि लेबर मूवमेंट वॉज ऑन द राइज। मजदूर अपने हकूक के लिए उठ खड़े हुए थे। ठीक है, कैपिटलिज्म में चूंकि शुरू में तो बड़े लोग इंप्रेस हुए इस बात से कि ठीक है जी, क्लास प्लस सोसाइटी होगी, सब कुछ ये हुआ, लेकिन बाद में उन्हें इसकी कबाहतों का भी एहसास हुआ, और जिसमें सबसे बड़ी कबाहत क्या थी कि यहाँ पर वो पेजेंट और फ्यूडल वाली तो क्लास नहीं बनती थी, लेकिन अमीर और गरीब की बन जाती थी। तो वो अपने हकूक़ के लिए उठ खड़े हुए। इससे पहले 1890s में हमने देखा कि फेमिनिज्म की मूवमेंट शुरू हुई, ख़वातीन अपने हकूक़ के लिए उठ खड़ी हुई। एक बड़ा रेवोल्यूशनरी रेडिकल दौर है ये, जिस दौर का ये नावल है। और आज की दुनिया में हमारी जितनी बड़ी मूवमेंट्स हैं, वो सब का ताल्लुक बेसिकली इसी दौर से, जिस दौर से ये नावल, आप जिस दौर में ये नावल लिखा गया। तो ये लेबर मूवमेंट बहुत अरूज पे थी, और मजदूर आए रोज़ हड़तालें कर देते थे, तालाबंदियां कर देते थे। शैम्पेन सपर्स एंड अनएम्प्लॉयड मार्चर्स। शैम्पेन का मतलब है बेसिकली, मैं इधर बल्कि इसके ये मीनिंग है इसका मैं लिख देता हूँ। शैम्पेन का मतलब है lavish, grand, luxurious, पुरतायुश खाने, फुल अय्याशी वाले। शैम्पेन सपर्स एंड अनएम्प्लॉयड मार्चर्स, ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। हालांकि कैपिटलिज्म वाले जब आए थे, जिन्होंने ये निज़ाम बनाया जिसमें हम आज रहते हैं, जिसमें सारी मलकियत आपके पास है, आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहे काम कर सकते हैं, सारी चीज़ें, जिस इकनॉमिक सिस्टम को हम आज फॉलो करते हैं, इसको इसमें हम देखें, इन्होंने नारा लगाया था कि हम एक क्लासलेस सोसाइटी बनाएंगे, ऐसी सोसाइटी जिसमें कोई तबका नहीं होगा। लेकिन लोगों ने देखा कि जब प्रैक्टिकली उस पर अमल होना शुरू हुआ, तो लीगली तो बाज़ाहिर कोई तबका मौजूद नहीं था। जैसे पहले तो था ना कि लीगल होता था कि ये पेजेंट है, ये मज़ारा है और ये जागीरदार है, ये लीगल राइट होता था उनका। अब लीगली तो सब क्या थे, बराबर थे, लेकिन एक और तबका बनना शुरू हो गया कि एक तरफ क्या थे, शैम्पेन सपर, पुरतायुश दावतें चल रही थी,
जो लोग नए नए दौलतमंद हुए थे कैपिटलिज्म के नतीजे में, जिन्होंने दौलत इकट्ठी कर ली थी, बेतहाशा दौलत इकट्ठी हो गई थी। और दूसरी तरफ क्या थे, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही थी, क्योंकि मुआशी हालात ख़राब थे उस वक्त थोड़े से इंग्लैंड के, तो उस वजह से क्या हो रही थी, दूसरी तरफ लोग क्या थे, बेरोज़गार हो रहे थे। चाइनीज़ लेबर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक है इसमें। ये कौन से थे जी, ये चाइनीज वर्कर्स थे who were brought to UK, क्योंकि चाइना में लेबर बहुत सस्ती थी, यहाँ से लोगों को खरीद कर वहाँ ले जाया जाता था और वहाँ से सस्ते दामों काम करवाया जाता था। ये दुनिया के मोस्ट डेवलप्ड मुल्क में हो रहा था। अब ये सारे अपने दौर के साथ साथ क्या बता रहे हैं, मेन हालात बताता जा रहा है कि क्या क्या चीज़ें हो रही थी उस दौर में। टैरिफ रिफॉर्म्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये गालिबन 1903 में हुई थी, इसी दौर में, 1904 में, इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग। टैरिफ रिफॉर्म्स क्या थी कि जब ये लॉकआउट्स होना शुरू हुए ना, मज़दूरों ने अपनी यूनियंस बना ली, हड़तालें शुरू कर दी, तो जो सरमायादार थे, जो एम्प्लॉयर्स थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने सोचा कि यार इस तरह तो हम इनके हाथों बिल्कुल ब्लैकमेल होते रहेंगे, इनके हाथों मजबूर हो जाएंगे हम, हर चीज़ इन्हीं की मर्जी से होना शुरू हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी आपस में यूनियन बना ली, ठीक है, और उसको उन्होंने टैरिफ रिफॉर्म ग्रुप्स का नाम दिया, ठीक है। TGS बड़ा मशहूर था, टैरिफ रिफॉर्म ग्रुप, TRG सॉरी। तो वो TRG जो है उसने बेसिकली टैक्सेशन में उन्होंने बेसिकली गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि भाई आप सिर्फ मज़दूरों की बात ही ना मानते जाएं, अगर मज़दूरों की बात मानते जाएंगे तो हम तो बिल्कुल सड़क पे आ जाएंगे। हम लोग प्रोड्यूसर हैं, हम इकॉनमी में इंजेक्ट कर रहे हैं, सरमाया इंजेक्ट कर रहे हैं, हम इतने सारे लोगों को रोज़गार देते हैं, तो हमारे जो मफादात हैं उनका भी कुछ ख्याल करें। तो उनके प्रेशराइज करने के नतीजे में फिर टैक्सेशन में कुछ रिफॉर्म्स की गई, टैक्सेशन में कुछ चेंजेस की गई, उनको टैरिफ रिफॉर्म्स कहते हैं। क्या अब ये देख रहे हैं कि पूरा मुआशरा एक जंग में एक तरह से मसरूफ़ है। मज़दूर हैं, वो अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं, ये इधर अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं, ख़वातीन बीच में उन्होंने एक अपनी मूवमेंट स्टार्ट की हुई है। तो ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उस वक्त सोसाइटी बहुत ज़्यादा तब्दील हो रही थी, बड़ी रेडिकल चेंजेस आ रही थी। तो जब चेंज आ रहा होता है किसी मुआशरे में, तो उस वक्त ऐसी ही सिचुएशन होती है। टैरिफ रिफॉर्म है जी। इसके बाद HMS ड्रेडनॉट, ये ज़रा समझ लें। It was a battleship in 1906। HMS का मतलब है His Majesty's सर्विस, ठीक है। ये नेवी का एक बैटलशिप था और ये उस दौर के हिसाब से बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी थी, ठीक है। ये 39 नॉट्स बेसिकली कहते हैं उनकी एक कहने के माइलेज है समंदर में ना, उसको मैयर करने की, ठीक है। नॉटिकल माइल्स भी आपने सुना होगा। तो ये 39 नॉट्स तक अपने फायर कर सकता था और दुश्मन को निशाना बना सकता था। तो HMS ड्रेडनॉट ये एक बैटलशिप था 1906 का, और ये इतना फिर फेमस हुआ कि एक पूरी जनरेशन चली, उनको ड्रेडनॉट्स कहते हैं। इसके बाद बेशुमार इस मॉडल के जहाज़ जो है वो आते रहे। मार्कोनी आपको पता है रेडियो जिसने इजाद किया था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट थी उस दौर की। होम रूल फॉर आयरलैंड, होम रूल क्या होते हैं, सूबाई खुद मुख्तारी। आयरलैंड ये भी 1905 में हुआ था, मैं इधर लिख भी देता हूँ।
आयरलैंड क्या है, एक नेबरिंग कंट्री है इंग्लैंड के बिल्कुल साथ, और इंग्लैंड इस पर हुकूमत करता था, कॉलोनाइज किया हुआ था। यहाँ पाकिस्तान में जैसे पाकिस्तान को इंडिया को जैसे कॉलोनाइज किया हुआ था बरतानिया ने, उसी तरह इनको भी किया हुआ था। तो ये कॉलोनी था बरतानिया की। तो इन्होंने क्या किया, अपने लिए आज़ादी हासिल की, एक उस तरह से नहीं, एक अलग मुल्क के तौर पर नहीं। इन्होंने कहा कि जी हमें सूबाई खुद मुख्तारी दे दें मुकम्मल तौर पर, कम्प्लीटली हम अपना खुद ही डिसाइड करेंगे, ठीक है, कि हमने क्या करना। ऊपर एक सुपरविजन रहे, हम फेडरेशन का हिस्सा बरतानिया का ही देंगे, अलामती तौर पर इक़्तिदार मलका बरतानिया का रहे बेशक, लेकिन हम अपने तौर पर क्या करेंगे, एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस हम लेंगे। और ये वो होम रूल फॉर आयरलैंड है बेसिकली, जिसने मुसलमानों को इनिशिएट किया बुनियादी तौर पे यहाँ भी, कि वो भी अपनी आज़ादी की, अपने हकूक़ की बात करें। यही वजह है कि यहाँ जो मुस्लिम लीग है इससे मुतासर हो गई यहाँ भी उन्होंने, कि अगर वहाँ आयरलैंड आज़ादी हासिल कर सकता है तो यहाँ पर हम भी अपनी आज़ादी के लिए मूवमेंट चला सकते हैं। कि अगर वो एक छोटा सा मुल्क है भी बरतानिया के बिल्कुल साथ, अगर वो मूवमेंट शुरू कर सकता है तो वाई नॉट वी। इस वजह से मैं कहता हूँ कि मिसिसिपी हमारी हिस्ट्री से बड़ा लिंक्ड है। होम रूल फॉर आयरलैंड, डॉक्टर क्रिपन, ये इतना कोई फेमस कैरेक्टर नहीं है, मैं बता देता हूँ। मार्कोनी ने चूँकि ये रेडियाई लहरें, मतलब रेडियो वेव्स जिसको आप कहते हैं, ये इन्वेंट की थी। तो डॉक्टर क्रिपन ये वो पहला मुलज़म था जो रेडियाई लहरों की मदद से पकड़ा गया था। ये इसने अपनी बेगम को कत्ल किया था डॉक्टर क्रिपन ने, और ये यूके के साहिल से कहीं फ़रार हो रहा था। तो वहाँ यूके के जो बंदरगाह है, हार्बर है, वहाँ से इसने किसी को कॉल की, और वो कॉल ट्रेस की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने, और इसकी लोकेशन का पता चला है कि डॉक्टर क्रिपन इस वक्त यहाँ है। वो फिर वहाँ गए और वहाँ से इसको अरेस्ट किया। सो ये कॉल ट्रेस करके पकड़ा जाने वाला दुनिया का पहला मुलज़म था। कोई इतनी कुछ शानदार बात नहीं है, बट बहरहाल एक हिस्टोरिक बात थी कि जो हमारी इंटेलिजेंस थी वो भी उस वक्त एक नेक्स्ट लेवल पर जा रही थी। सफ्रेजेस, सफ्रेजेस जो है ये एक फेमिनिस्ट मूवमेंट थी, और इसका पर्पस था राइट टू वोट फॉर वुमेन। ये भी इसी दौर में चली कि जब आज़ादी की बात उन्होंने शुरू कर दी तो फिर अगली बात उन्होंने क्या की कि हमें भी वोट का इख्तियार मिलना चाहिए, ठीक है। तो उस मूवमेंट को हम सफ्रेजेस मूवमेंट कहते हैं। द लाइन्स ऑफ चिटालजा ये एक बैटल फ्रंट था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले सॉरी और इसमें बहुत जो आर्मीज़ थी, टर्क आर्मीज़ और इंग्लैंड की जो फ़ौजें थी, ये दोनों एक दूसरे के बड़े आमने सामने रही थी बहुत अरसे तक। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था। तो ये सारी चीज़ें आप उसने देखा कि उसने हिस्टोरिक रेफरेंस दे दिया कि उन 10 सालों में मेजर इवेंट्स क्या हुए। एंड अप्रैल इवनिंग विंडी एंड रेनी कहते, और अप्रैल की एक शाम बारिश हो रही थी और तेज़ हवा चल रही थी। द फोर्थ फॉर्म कॉन्स्टिट्यूइंग वर्जल, कॉन्स्टिट्यूइंग कहते हैं डीकंस्ट्रक्टिंग या एनालाइजिंग। अब ये होता क्या है बेसिकली कि आप एक जुमला लेते हैं और उसको मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में ब्रेक करके ग्रामेटिकली उनका तज्जिया करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं। तो इसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूइंग। एंड अप्रैल इवनिंग विंडी एंड रेनी, द फोर्थ फॉर्म कॉन्स्टिट्यूइंग वर्जल नॉट वेरी इंटेलिजेंटली। कहते हैं कि अप्रैल की एक शाम बारिश हो रही थी और हवा चल रही थी, और चौथी क्लास वर्जल की शायरी का तज़किरा कर रही थी, तज्जिया कर रही थी, नॉट वेरी इंटेलिजेंटली, को बड़े शानदार अंदाज में नहीं। फॉर देयर वॉज सम एक्साइटिंग न्यूज़ इन द पेपर्स, क्योंकि अखबार में बड़ी ही दिलचस्प खबर छपी थी।
अब ये पेपर्स को देख लें, न्यूज़पेपर के लिए इट विल ऑलवेज बी प्लूरल। ये हमेशा क्या होगा? इट विल ऑलवेज बी प्लूरल। क्योंकि अखबार में बड़ी ही तशवीशनाक खबर छपी थी। यंग ग्रेसन इन पर्टिकुलर वॉज केयरलेस एंड प्रीऑक्युपाइड। प्रीऑक्युपाइड कहते हैं एंगेज्ड। मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए, प्रीऑक्युपाइड, एंगेज्ड। कहते हैं कि नौजवान ग्रेसन ख़ास तौर पर बड़ा ही लापरवाह और सोचों में गुम था। अ क्वाइट नर्वस बॉय, कहते हैं कि वो बड़े ही खामोश तबा और परेशान से रहने वाला लड़का था। ग्रेसन स्टे बिहाइंड आफ्टर द रेस्ट, कि ग्रेसन तुम बाकियों से पीछे क्यों हो। देन ग्रेसन आई डू नॉट वांट टू बी सवियर। सवियर कहते हैं हार्श, क्रूअल, स्ट्रिक्ट। कहते और इसके थोड़ी देर बाद उसने फिर कहा कि ग्रेसन मैं तुम्हारे साथ सख्ती करना नहीं चाहता, बिकॉज यू आर जनरली अ प्रीटी गुड, क्योंकि तुम अमूमी तौर पर बहुत अच्छे लड़के हो इन योर वर्क, अपने काम में। बट टुडे, मगर आज, यू डू नॉट सीम टू हैव बीन ट्राइंग एट ऑल, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि तुम बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहे। इज़ एनीथिंग द मैटर, क्या कोई मसला है? अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन आ जाता होता है, मैं लिख भी देता हूँ आप बच्चों के लिए। Why was the fourth form not paying attention to construing, कि वो अपने लेसन पर जो है वो तवज्जो क्यों नहीं दे पा रहे थे। और was the most upset and careless boy while construing वर्जन। ठीक है, कि कौन सबसे ज़्यादा केयरलेस साबित हो रहा था। नो सर, वेल से नो मोर अबाउट इट। कहते हैं कि ठीक है, हम इसके मुतालिक मज़ीद कोई बात नहीं करेंगे, बट आई शैल एक्सपेक्ट बेटर थिंग नेक्स्ट टाइम, लेकिन अगली बार मैं तुमसे बेहतर कारकर्दगी की तवक्को रखता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग इट वॉज नॉइज अराउंड द स्कूल। नॉइज्ड कहते हैं हर्ड। कहते कि अगले दिन स्कूल भर में यह खबर गर्दिश में रही दैट ग्रेसन्स फादर हैड सेल्ड ऑन द टाइटैनिक, कि ग्रेसन के बाप ने टाइटैनिक पर सफ़र किया था। अब इसमें ज़रा देख लें कि शिप के लिए हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, सेल्ड ऑन यूज़ होता है। मैं नीचे स्पेशल लिख भी रहा हूँ, नेवर यूज इन। वजह उसकी क्या है, वो जहाज के अंदर बैठ के नहीं जा रहा, जहाज के ऊपर बेसिकली वो सफ़र कर रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग इट वॉज नॉइज अराउंड द स्कूल। कहते कि अगले स्कूल भर में ये खबर फैली रही दैट ग्रेसन्स फादर हैड सेल्ड ऑन द टाइटैनिक, कि ग्रेसन का बाप टाइटैनिक पर सवार था, एंड दैट नो न्यूज़ हैड येट कम थ्रू एज टू हिज फेट, और अभी उसकी किस्मत के मुतालिक
कोई पता नहीं चला था। ग्रेसन वॉज एक्सक्यूज लेसन, कहते कि ग्रेसन्स को एक्सक्यूज फ्री कर सकते हैं आप। कहते हैं कि ग्रेसन्स को सबक की छुट्टी दे दी गई। फॉर अ होल डे द स्कूल सेंटर्ड इमोशनली अपॉन हिज एंग्जाइटीज। एंग्जाइटी आपकी वोकैबुलरी का वर्ड भी है, और एंग्जाइटी को हम कहते हैं टेंशन, वरी। कहते हैं कि सारा दिन स्कूल उसकी परेशानी के गिर्द घूमता रहा। देन केम द न्यूज़, कहते हैं कि फिर यह खबर आई दैट हिज फादर हैड बीन अमंग दोज रेस्क्यूड सेव्ड प्रोटेक्टेड। कहते हैं कि उनका बाप उन लोगों में शामिल था जिन्हें बचा लिया गया था। चिप्स शूक हैंड विद द बॉय, कहते हैं कि चिप्स ने उस लड़के के साथ हाथ मिलाए। वेल आई एम डिलाइटेड ग्रेसन, कहते हैं कि ग्रेसन मैं बहुत ही खुश हूँ। अ हैप्पी एंडिंग, एक अच्छा अख्ताम। यू मस्ट बी फीलिंग प्रीटी प्लीज विद लाइफ, कहते कि तुम यकीनन ज़िंदगी से बहुत मुतमईन महसूस कर रहे होगे। यस सर, जी हाँ। अ क्वाइट नर्वस बॉय, कहते हैं कि एक बड़ा ही खामोश तबा और शर्मीला सा लड़का। एंड इट वॉज ग्रेसन सीनियर नॉट जूनियर, और कहते हैं कि ये ग्रेसन सीनियर था ना कि ग्रेसन जूनियर। विद होम चिप्स वॉज डेस्टिन्ड लेटर टू कंडोल। कंडोल कहते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ, डेस्टिन्ड के लिए आप वर्ड यूज करते हैं डूम्ड, और कंट्रोल कहते हैं सिंपथाइज। कहते ये ग्रेसन जूनियर था, ग्रेसन सीनियर था जिसके साथ ताज़ियत करना चिप्स के मुकद्दर में लिखा था, ना कि ग्रेसन जूनियर। कि मतलब उसका बाप तो बच गया, लेकिन बाद में जब जंग हुई तो सैडली जो उसका बेटा था ग्रेसन जूनियर जो था, दैट एक्चुअली डाइड। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको आ जाता होता है, कि ग्रेसन का बाप जो है वो कहाँ गया था, या एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई वाज ग्रेसन वरिड, ये भी क्वेश्चन आ जाता होता है। या एक सिंपल क्वेश्चन भी ये भी पूछ लेते हैं कि हु वाज ग्रेसन, कि ग्रेसन आखिर कौन था। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही बेटे हम आज के लिए अपने इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। हमारा लेसन भी कंप्लीट हो गया, लेसन नंबर 10, और कल इंशाल्लाह फिर हम नए अपने लेसन के साथ दोबारा से इसको स्टार्ट करेंगे, और कुछ हम लेसन नंबर 11 का इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे। टिल देन आप बच्चों के लिए बहुत सी दुआएं, बहुत सी नेक ख्वाहिशात, जीते रहें, खुश रहें। थैंक यू वेरी मच बच्चों।